मेरा नाम टेंगो है। मैं एक शराबी हूँ और आप लोगों ने मेरे को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस स्पीकर मीटिंग के लिए काबिल समझा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इस अल्कोहलिज्म की बीमारी और इसके रिकवरी के लिए वो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। नमस्कार सारे मेंबर्स को। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे को कब पता लगा कि अल्कोहलिज्म क्या होता है और अल्कोहलिक क्या होता है। मेरे को पहले नहीं पता था। पहले मैं सोचता था मैं तो ठीक ठाक हूँ, बाकी लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है, घर वालों को प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ आके मेरे को पता लगा, जब मैं एक मीटिंग में आया तो धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि मैं एक बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं एक पागल आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बीमार आदमी हूँ। और आपने मुझे बताया कि मेरी बीमारी है शराबीपन। और फिर शराबीपन क्या होता है ये मेरे को पता नहीं था। मैं सोचता था कि जो आदमी शराब पी के सड़क पे किसी गंदी जगह पे गिरा हुआ है, उठ के चल नहीं पा रहा, और जिसकी जेब में पैसे नहीं है, उसके कपड़े साफ नहीं है, वो बंदा शराबी होता है। यहाँ पे मेरे को बताया गया कि शराबी है कौन। जो आदमी, अगर मैं आज की तारीख में इस टाइम चाहूं, मैं शराबी हूं और मैं शराब छोड़ना चाहूं, तहे दिल से पूरी ईमानदारी से मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, तो मैं पाता हूं कि मेरे से ये छूट नहीं रही। दैट मीन्स मेरे को शराब छोड़ने की पूरी इच्छा है, पूरा यत्न भी करता हूँ, ईमानदारी से भी करता हूँ, तो मेरे से शराब नहीं छूटती। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ अपोजिट शराब पी लेता हूँ। और फिर आपने मेरे को ये भी बताया कि जब मैं थोड़ी सी शराब मुंह में डाल लेता हूँ, पेट में चली जाती है, तो फिर मैं कितनी पीना चाहता हूँ ये मेरे पास में नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि मैं 2 पैक या 3 पैक, 1 क्वार्टर या 4 पैक पी के बंद कर दूंगा, बोतल मेरे से होती नहीं। आई हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ लिकर आई टेक। When I want to give up drinking entirely, with complete honesty, I find that I cannot. And while drinking, I have little control over the amount of liquor I take. Then probably I am alcoholic. ये वाले कहते हैं, because we don't call anybody alcoholic. हम सिर्फ कह सकते हैं कि शायद वो अल्कोहलिक है। उसको डिसाइड करना है कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। एंड देन देयर आर 12 क्वेश्चन। पहले हमारे टाइम पे 20 होते थे, और वो 12 क्वेश्चन है, उनको आंसर करो। उसमें से अगर आप कुछ सवाल ठीक है तो मे बी, नहीं फिर यू डिसाइड दैट यू आर अल्कोहलिक। और अगर बंदा अल्कोहलिक है तो इन्होंने मेरे को ये भी बताया कि भैया ये बीमारी है। बीमारी सुन के तो मैं बड़ा खुश हो गया कि बीमारी है तो कोई ना कोई इसका इलाज भी होगा। फिर इन्होंने मेरे को ये बताया कि ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास, अमेरिका के पास, यूरोप में, किसी भी एडवांस कंट्री में जो लोग मून तक चले गए, मून पे जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, घर में बैठे बैठे एक बटन दबाते हैं तो कई हजार मील पे जाके गोली लगती है और पूरे निशाने पे जहाज उड़ते हैं बड़ी स्पीड से, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, एटॉमिक एनर्जी बनाई, उसका भी सेवन हो रहा है। लेकिन कोई भी मुल्क
कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी मेडिकल साइंस आज तक शराबीपन का इलाज नहीं ढूंढ पाई। मेरे को बड़ा धक्का लगा। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि यस, इसका एक सोल्यूशन देखा गया है कि अगर कोई आदमी अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से हायर पावर, जिसको हम कहते हैं ए में, या प्रभु के सामने खुद को समर्पित करता है, तो प्रभु की अगर हमारे पे दया हो जाती है तो मेरी ये शराबीपन की बीमारी के ऊपर मैं एक दिन तक इसको खूंटे से बांध के रख सकता हूँ। दैट मीन्स एक दिन मैं सफर नहीं करूंगा फ्रॉम दी डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म। बीमारी इज देयर, मैं क्योर नहीं हुआ, लेकिन एक दिन के लिए मैं शराबीपन को प्रैक्टिस नहीं करूंगा। उसके लिए इन्होंने मेरे को ये कहा कि भैया इसका मेन जो इलाज है, दी क्योर फॉर alcoholism is abstinence from drinking totally. That means हमने 100% शराब को नहीं पीना है। बोतल तो हमें अपने आप ही बंद करनी पड़ेगी। पहला दिन बहुत मुश्किल होता है, कई लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन करानी पड़ती है, आई डोंट नो उसका हिंदी वर्ड क्या है। कई लोगों को रिहैब में जाना पड़ता है, वहां पे भी यही होता है कि कुछ दिनों के बाद उनको शराब ना पीने की आदत पड़ती है, लेकिन बोतल हमें बंद करनी पड़ती है, तभी हमारे को ये वालों की बात समझ में आती है। एक दिन जब मैंने शराब नहीं पी, मेरी एक्चुअली जो रिकवरी शुरू हुई है ना, ये 23 जून से शुरू हुई थी। और आप सब लोग समझदार हो, आपको पता होगा कि सबसे लंबा दिन जो है ना गर्मी का, सबसे लंबा दिन हिंदुस्तान में गर्मी और लंबाई में 21 जून होता है। तो मैंने जब शराब छोड़ी, बड़ा गर्म था उस दिन और बड़ी लंबा दिन था। मेरे को लगा कि एक दिन शायद 3-4 दिनों का है या एक हफ्ते का है। और मेरी शराब से बिना हालत खराब हो रही थी, लेकिन मैंने ये मन में ठान ली कि अगर मैं शराब पीता हूं तो मैं मर रहा हूं, अगर मैं नहीं पीता तो भी मैं मर रहा हूं। तो मैं शराब पी के नहीं मरना चाहता था। तो मैंने प्रभु से अपने आप को समर्पित किया और मैंने कहा कि जी वी विल गो टू एनी लेंथ टू गेट इट। गेट इट मीन्स रिकवरी। मैंने उस दिन शराब नहीं पी और शाम को किसी तरीके मैं मीटिंग में पहुंच गया। और जो आदमी मेरे को मैसेज लेके आया था घर में, उसको ही मैंने अपना स्पॉन्सर बना लिया। और पहला दिन बहुत मुश्किल था, दूसरा दिन भी मुश्किल था, शायद उससे 2% कम मुश्किल था, तीसरा दिन और कम मुश्किल था, एक हफ्ते के बाद थोड़ा कम मुश्किल लगा, 10-15 दिन के लिए शराब के बिना रहना और आसान लगा। मैं खाना खाने लग गया। पहले मैं शराब पी के खाना बड़ी मुश्किल से खाता था। मैंने कभी कई साल तक टेबल पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के कभी खाना खाया ही नहीं था। मैं चलते फिरते ही क्लब में खाना खाता था। कोई स्नैक ले ली, किसी की प्लेट में से उठा लिया, किसी ने मेरी प्लेट में से उठा लिया, सारे शराबी होते थे वहां पे। तो फिर मेरे को पता लगा कि शराब के बिना भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं सेवन करने के लिए। जैसे आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला, थम्स अप, जूसेस, कॉफी, hot coffee, cold coffee, tea, lassi, lot of things are there, and I started drinking non-alcoholic beverages. और मैंने खाना भी बैठ के खाना शुरू कर दिया। मेरे को इन्होंने बताया यार टाइम से थोड़ा बहुत खाना खा लो। वो धीरे धीरे मेरे को 3 टाइम, सवेरे ब्रेकफास्ट, दोपहर में थोड़ा लंच, रात को खाना खाने की आदत पड़ गई। तो मैंने देखा कि कुछ महीनों के बाद मेरे को आप लोगों की बातें समझ में आई। पहले 2-3 महीने मेरे को बातें नहीं समझ में आई। ये कहते थे जी आप, मैं अपने स्पॉन्सर को कहता था यार आज मेरे को
ये तकलीफ हो रही है, मेरे को बैंक में जाना है, मेरे चेक बाउंस हो गया है। वो चेक इसलिए नहीं बाउंस होता था कि मेरे पास पैसे नहीं थे बैंक में, मेरा सिग्नेचर नहीं टैली करता होता था। जब मैं शराब पीता था तो उसके बाद भी जब छोड़ भी दी तो कई दिन तक बिना शराब के जब मैं सिग्नेचर करता था, मेरा सिग्नेचर टैली नहीं होता था बैंक के अंदर। उसने बोला कोई बात नहीं। फिर मैं एक दिन बैंक में गया, मैंने कहा यार मेरे से 4-5 जितने मर्जी सिग्नेचर कराओ, कोई ना कोई तो टैली कर जाएगा। वो मेरे बैंक भी मेरे घर के सामने ही था और कोई पता था, मैं तो पता नहीं कि मैं हम आपका चेक बाउंस नहीं किया करेंगे। ज्यादा चेक मेरे क्लब में जाते थे या मेरे मेस में जाते थे। कैन यू हेयर मी? सुन रही है मेरी बात आपको? जी जी, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ जी। तो फिर मेरी ना अवस्था जो है वो बैंक की तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। मैंने एक दिन अपने स्पॉन्सर को बोला, मैंने कहा यार मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को 1-2 महीने नींद ही नहीं आई। तो वो कहता है जी आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा दादा आपने तो मेरा घर देखा हुआ। कहते नहीं आप मेरे को कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं बसंतगंज में रहता हूँ, अपना एड्रेस दे दिया उसको। वो कहता है ये घर किसका है, तुम्हारा अपना है या किराए का है? मैंने कहा मेरा अपना घर है, मेरा खरीदा हुआ घर है, फ्लैट है। तो वो कहता है कि आपने पुलिस स्टेशन में या लोकल एमएलए को या काउंसलर को या अपने आरडब्ल्यूए में किसी को लिख के दिया हुआ है कि मैं इस घर में इतने घंटे सोया करूंगा? मैंने कहा मैं ऐसा तो कुछ नहीं लिख के देता हूँ किसी को। कहता प्रॉब्लम क्या, मत सो। कहता जब आपको आपकी बॉडी को पूरी रेस्ट चाहिए होगी ना तो आप सोओगे। तो कुछ दिनों के बाद मेरे को आराम से नींद आनी शुरू हो गई यार। मेरे को शुरू में इतना काम खराब था, मैं शावर के नीचे मेरे को पसीने आते थे। धीरे धीरे गर्मी भी कम होनी शुरू होगी। फिर मेरे को पता लगा कि ये जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, नींद आने की, हाथ कांपने की, ये सारी धीरे 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 फिजिकल प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो गई। मेरा हाथ की कंपन बंद हो गई। मैं सिग्नेचर करता था सॉलिड, कहीं पे भी मैं सिग्नेचर करता था वो चलता था मेरा चेक। और फिर मेरे को विश्वास होना शुरू हुआ कि जैसे ये लोग बिना शराब के जी रहे हैं, मैं भी जी सकता हूँ। तो पहला स्टेप जो है ये कहता है, इन्होंने बोला कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो जो हम करते हैं आप भी करो। इन्होंने मेरे को बोला कि एक एक दिन सोबर रहने के लिए हमें, हमारे पास एक प्रोग्राम है 12 स्टेप का, ये हम प्रैक्टिस करते हैं, आप भी करो। तो मैंने भी उसको स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर करना शुरू किया। तो पहला स्टेप सबको पता ही है कि हम शराब के ऊपर शक्तिहीन है और हमारी जो लाइफ है वो अस्त व्यस्त है। वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। अब इसका जो आधा पार्ट है ना कि मेरी लाइफ जो है, मैं शराब के ऊपर जो शक्तिहीन हूँ, इसको मैंने 100% उन्होंने बोला करना है। बाकी के 11.5 स्टेप जो बचते हैं उनको हमने 100% नहीं करना, ना ही किसी ने किया है कभी, ना ही कोई कर सकता है। हमने पहले स्टेप का पहला हिस्सा 100% कर लिया कि हम शक्तिहीन है। दैट मीन्स हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाले तो ये भी कहते हैं कि कोई मेरे को गोली भी मारे, गोली को क्यों मारेगा? गोली तो शराबी आदमी को मारते हैं, जो पी रहा है उसको कोई क्यों मारेगा? और फिर मैं लोग ये भी कहते हैं कि मेरे को फिर कितने पैसे दे, मैं तो शराब नहीं पीऊँ। कोई शराब पीने के लिए पैसे क्यों देगा? और फिर मेरे को एक और बात समझ में आई, अगर मैं शराब नहीं पीता मेरी लाइफ तो बढ़, और मैं अपनी मर्जी से तो शराबी बना नहीं। देखो आप आज की तारीख में भी आप किसी स्कूल में चले जाओ, प्राइमरी स्कूल में चले जाओ, मिडिल स्कूल में चले जाओ, यहाँ मैट्रिकुलेशन वाले स्कूल में चले जाओ जहाँ 10वीं तक की 11वीं तक की पढ़ाई होती है, आजकल हायर सेकेंडरी है। तो आप बच्चों से पूछो, 5वीं क्लास के, 6ठी क्लास के, 4थी क्लास के, 9वीं क्लास के बच्चों को पूछो कि भाई आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
कोई डॉक्टर बोलेगा, कोई, हमारे टाइम पे तो 3 चीजें होती, डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर, और कोई ज्यादा काम होते नहीं थे। किसी का अपना बिजनेस होता था, माँ बाप वो तो कहता था मैं बड़ा होकर बिजनेस करूंगा। आजकल तो बहुत कुछ है, लोग कहते हैं मैं सिंगर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं क्या कहते हैं स्टार्टअप करूंगा, हजारों चीजें हैं। अब तो इतने तरह के काम हो गए हैं, लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा अपने पढ़ाई के दिनों में कि मैं बड़ा होकर ही शराबी बनना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिला है कि जो ये कहे कि मैं बड़ा होकर शराबी बनना चाहता हूँ, तो आई वुड लाइक टू गो एंड मीट दैट पर्सन। मुझे कोई जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं मिला जो बड़ा होके शराबी बनना चाहता हूँ। जितने शराबी भी मेरे को ए में मिले हैं, किसी ने ये तो नहीं कहा कि मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं बड़ा होकर शराबी बन जाऊँ। वो शराबी हम अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं। अगर कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसी नॉर्मल आदमी को कहे कि मैं तेरे को तनख्वाह दूंगा, मैं तेरे को रहने की जगह दूंगा, तेरे सारे खर्चे मैं करूंगा, तेरे को काम कुछ नहीं करना, तेरे को 24 घंटे शराब पीनी है, तो भाई साहब उसको चाहे 10 करोड़ तनख्वाह दे दो, वो बंदा वहां से भाग जाएगा, चाहे उसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो। मतलब पैसे के लिए कोई शराब भी नहीं पी के शराबी बनना चाहिए। और इसी तरह से अगर किसी, हम लोग शराबी हैं, जो शराबी रिकवरी में नहीं है, जो भी पी रहा है, उसको कोई बोले कि भैया तेरे को हम तनख्वाह देंगे, लेकिन तुम्हें काम तुम करो ना करो, तुम शराब नहीं पियोगे, वो वहां से भी भाग जाएगा, शराब के लिए भागे। एक आदमी शराब पीने से भागेगा, दूसरा आदमी शराब छोड़ने के लिए भागेगा। तो मतलब अपनी मर्जी से कोई शराबी बनता नहीं है। ये शराबीपन जो है, मुझे नहीं पता मैं क्यों शराबी बना, मेरे पिताजी तो शराब पीते ही नहीं थे, लेकिन एक दफा शराबी बन गया तो इसका इलाज नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि शराबीपन जो है ना, चाहे मैं शराब पीऊं या ना पीऊं, मेरे को काफी अच्छा हो गया मैंने शराब नहीं पी, वो कहते हैं कि आप चाहे ना भी शराब पी रहे हो, आप रिकवरी में भी हो, लेकिन आपका शराबीपन हमेशा उनती पे रहता है, शराबीपन बढ़ता रहता है। जिस दिन आप शराब को हाथ लगाओगे, मुंह में डालोगे, उस दिन आप वहीं पे जाके पहुंच जाओगे जहां से आए थे, और हो सकता है उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाए। फिर उन्होंने बताया दूसरा स्टेप कि गॉड विल came to believe that God will restore us to sanity। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं, सैनिटी का मतलब है और इनसैनिटी का मतलब है पागलपन। कि अगर मैं पागल नहीं हूं तो मैं सैनिटी क्यों मांगूंगा? इसका मतलब है उन्होंने मेरे को ये कह दिया कि तुम पागल हो और तुम सेन हो सकते हो अगर भगवान चाहे तो। केम टू बिलीव, तो मेरे को पता लगा कि अगर मैं बिलीव रखूं एक प्रोग्राम में और ये स्टेप करूं, तो मेरा बिहेवियर भी जो है ना, नॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा, शराबियों वाले बिहेवियर से मेरी मुक्ति हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ है। और फिर जब तीसरे स्टेप पे आए तो उन्होंने बोला कि भैया टर्न योर विल एंड लाइफ टू द केयर ऑफ गॉड। अब मेरे को नहीं समझ में आया कि ये भगवान को मैंने कभी देखा नहीं, हाउ डू आई टर्न माई लाइफ टू द केयर ऑफ गॉड? तो हमने किसी कोर्ट कचहरी में जाके, किसी रजिस्ट्रार पे जाके, जैसे हम अपना घर बेचते हैं तो घर की रजिस्ट्री किसी और के नाम पे करवाते हैं, तो फिर मेरे को ये बताया गया कि भैया आप यू टर्न योर विल एंड लाइफ टू द केयर ऑफ गॉड। तो मुझे कहीं किसी कोर्ट कचहरी में जाके अपनी विल और लाइफ भगवान के हवाले नहीं करनी है। ये एक डिसीजन लेना है कि आज से मैं अपनी मनमर्जी नहीं करूंगा और मैं भगवान की इच्छा के अनुसार चलूंगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि सिर्फ हमारी इच्छा ही होनी चाहिए। इफ आई एम विलिंग, विलिंग को हिंदी में मेरे ख्याल इच्छा ही कहते हैं। अगर मैं इच्छा प्रकट करता हूँ, विलिंगनेस जो है, उससे भगवान का दरवाजा खुल जाता है थोड़ा सा। एंड वो जब मैं धीरे धीरे रोज मीटिंग में जाता हूँ, रोज अपने स्टेप्स बोलता हूँ, प्रेयर करता हूँ, तो धीरे धीरे दरवाजा एनफ खुल जाता है।
और मेरी लाइफ के अंदर विश्वास पैदा होता है। थर्ड स्टेप जो है ये विश्वास का ही स्टेप है। सुन रहे हो ना आप लोग? यस सर, बिल्कुल आपके क्लियर है सर आवाज। हाँ, बीच में हूँ करते रहना, क्योंकि मेरे को लगता है कि पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं। हाँ, तो फिर तीसरे स्टेप के बाद शुरू होता है जी हमारा एक्चुअल प्रोग्राम। क्योंकि अभी तक तो हम अपने शराबीपन के लिए, अपने बिहेवियर के लिए सब लोगों को के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे, लेकिन अब मेरे को इन्होंने बताया कि हमने किसी की इन्वेंट्री नहीं लेनी है। हम शराब क्यों पीते हैं? शराब पीना एक सिम्टम है। जैसे कि अगर मेरे को बुखार आ जाए तो पैरासीटामोल की गोली खाने से बुखार तो कम हो जाएगा या घट जाएगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन बुखार दोबारा आ सकता है। इसलिए पहले डॉक्टर देखता है कि इसको बुखार क्यों आया, कोई इन्फेक्शन है या इसको कोई और डिजीज है, निमोनिया है या टाइफाइड है, तो उसका इलाज वो करेगा, तो तब बुखार नहीं आएगा। इसी तरह से जो मेरी शराब पीने की नेचर है ना, जो मेरी शराब पीने की हरकत है, वो एक सिम्टम थी, वो लाइक ए फीवर। लेकिन उसके नीचे मेरे कई सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, जिसमें से मेन ये है कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं डिनाइल में रहता हूँ और मैं दूसरों की को ब्लेम करता हूँ अपने हरकतों के लिए। ये सब मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे को उन्होंने बोला फोर्थ स्टेप में कि मेड ए सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री। और इसमें समझने की बात यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेकिंग ए इन्वेंट्री। तो ठीक है, पेन पेपर ले लो तो लिखो, लेकिन लिखना क्या है? वो कहता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब है कि जब से मेरे को याद है, ढूंढ ढूंढ के मैंने अपनी करतूतें उसमें लिखनी है कि मैं क्या क्या करता था। सर्चिंग, ढूंढ के, याद कर करके, तो इसमें कुछ टाइम लग जाता है लिखने के लिए। सर्चिंग एंड फियरलेस। फियरलेस का क्या मतलब है? फियरलेस का मतलब है कि जब हमने अपनी इन्वेंट्री बना ली कि मैं ये मेरी हरकतें हैं जिसकी वजह से मैं शराब पी रहा हूँ, तो उसको अगर मैं लिख के इन्वेंट्री को अलमारी में रख दूं या बैंक में जाके जमा करा दूं, तो उससे मेरी बीमारी तो नहीं ठीक हो जाएगी। उसको मैंने फेस करना है, अपने सामने रख के उसको ठीक करना है, जो उसमें से निकल के आते हैं मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट इन्वेंट्री में से। और मॉरल इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि जो गुरुद्वारे मंदिर में या ये चर्च में कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है या शराब पीना सिन है या किसी जनानी के पास जाना ठीक नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि सच्ची इन्वेंट्री बनानी है। यहाँ मॉरल का मतलब है ट्रू इन्वेंट्री बनानी है, हमने सच्चाई लिखनी है, झूठ मूठ खाना पूरी नहीं करनी है। तो फिर जब मैंने अपनी इन्वेंट्री बनाई, और आप अगर देखो तो इसमें पूरा चैप्टर लिखा हुआ है उसमें, एक ही बिग बुक में, हाउ टू मेक एन इन्वेंट्री। इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रिजेंटमेंट, हमारे किस किस आदमी से रिजेंटमेंट है, किस किस इंस्टीट्यूट से रिजेंटमेंट है, और किस किस पर्सन, इंस्टीट्यूट एंड उनकी हमने लिस्ट बनानी है। और जब हम लिस्ट बनाते हैं उसके बाद हमें अपने फियर की लिस्ट बनानी है, हमें किस किस चीज से डर लगता है। और तीसरा काम जो करना है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो जब ये लिस्ट बन जाती है तो हमने करना क्या है, तो स्टेप के बाद 5th स्टेप आता है। इस इन्वेंट्री को हम जाके, एक तो अपने आप को तो हमें पता क्यों हमने बनाई है, भगवान के सामने भी हम इसको सबमिट कर देते हैं, वी शेयर विद गॉड एंड अनदर ह्यूमन बीइंग। अब किताब में तो लिखा हुआ है अनदर ह्यूमन बीइंग, कोई भी ले लो उसके पास जाके शेयर कर लो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं किसी को दिहाड़ी के पैसे देके, भी तू कितने पैसे कमाता है, वो कहता है मैं 1000 रुपया कमाता हूँ, मैं कहता हूँ चल तू आज का दिन मेरे पास बैठ, मैं तेरे को 2000 या 5000 दूंगा, तो मैं उसको अपनी सारी कहानी सुना दूँ तो मेरा ठीक हो जाएगा शराबीपन? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है नहीं, ये किसी ए वाले बंदे के साथ ही मेरे को शेयर करना पड़ेगा, जिसने ये इन्वेंट्री अपनी बना के रिकवरी में जो है, जो 12
स्टेप कर रहा है। तो मैंने तो अपने स्पॉन्सर के साथ ही करा था। तो उसमें से 3 चीजें निकल के आई। जब उसने मेरी सारी कहानी सुनी, क्या क्या रिजेंटमेंट हैं, किस किस के साथ हैं, क्या क्या डर हैं, और उसने मेरे को बताया कि भैया मेरे में 3 खामियां हैं, 3 डिफेक्ट हैं, मोटे मोटे, और भी छोटे छोटे कई थे। सबसे बड़ा था कि आई एम वेरी सेल्फिश। दूसरी बात, आई एम सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिशनेस में कोई फर्क नहीं होता। बाल की खाल खींचने के लिए हम कई कुछ कह सकते हैं गूगल में देख के, लेकिन बेसिकली आई एम ए सेल्फिश मैन। आई वांट एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक। जैसे मैं किसी जगह पे बैठा हूँ मीटिंग में, तो सबसे बढ़िया कुर्सी मेरे को चाहिए, सबसे पंखे के नीचे चाहिए अगर गर्मी है, अगर सर्दी है तो हीटर के पास चाहिए, अगर मैं कार में बैठा हूँ तो मेरे को एसी वाली सीट चाहिए, सामने वाली सीट चाहिए। खाने की टेबल पे बैठा हूँ तो मेरे को हेड ऑफ टेबल पे बैठना है। और खाने की अगर कोई चीज़ आ गई सामने सपोजिंग, तो उसमें सबसे बढ़िया चमचा और सबसे बढ़िया प्लेट मेरे पास होनी चाहिए, और सबसे बढ़िया पीस मेरे को मिलना चाहिए। खास करके नॉन वेजिटेरियन और वो चाहते हैं कि सबसे बढ़िया मीट का पीस मेरी प्लेट में ही आ जाए। हम दूसरे के साथ बांट के नहीं खाना चाहते। उस दूसरे के साथ कोई भी अच्छी चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे को ही चाहिए। अगर पैसे भी कहीं से मिल रहे हैं तो मेरी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो सेल्फिशनेस। उसके बाद आई एम डिसऑनेस्ट। मैं कोई काम करता हूँ वो ऑनेस्टी से नहीं करता। मैं नौकरी कर रहा था तो मैं नौकरी भी पूरी ऑनेस्टी से नहीं कर रहा था। मैं उतना ही काम करता था जिससे मेरा गुजारा हो जाए। अगर मैं लेट जा सकता था तो मैं लेट पहुंच जाता था। अगर मैं जल्दी ड्यूटी से निकल सकता था तो मैं ड्यूटी से जल्दी आ जाता था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमें एक तो सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ेगी, सेल्फलेस बनना पड़ेगा, एक हमें ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। अब ये वाले तो कहते हैं रिगरसली ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कोई आदमी रिगरसली ऑनेस्ट हो सकता है, बट प्रैक्टिकली टू ए ग्रेट एक्सटेंट आई शुड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बंदा वही हो सकता है जो सही काम करता है। और फिर उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जो मेरी सेक्स लाइफ है ना, इसको मुझे स्ट्रेटन करना पड़ेगा। वो ए वाले ये नहीं कहते कि आप कैसा सेक्स करोगे, कितना करोगे, किसके साथ करोगे। इसमें 2 तरह का सेक्स है। एक तो है एक्सेप्टेड सेक्स। एक्सेप्टेड सेक्स इज यूज्ड टू हमारे टाइम पे तो विद वाइफ, आजकल तो गर्लफ्रेंड और पार्टनर्स हैं विदाउट मैरिज आल्सो। तो मतलब जहाँ पे अलाउड है ना सोसाइटी में वो ठीक है। लेकिन अगर हम एक बंदे को अपना पार्टनर बनाया हुआ है या वाइफ बनाया हुआ और हम इधर उधर भी हाथ मार रहे हैं, तो वो ये नहीं कहते कि मत करो। वो ये कहते हैं कि अगर वो आपको परेशान नहीं कर रहा, अगर आपको उसका रिमोर्स, गिल्ट और शेम नहीं आ रहा, तो आप लगे रहो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप एक ही रिकवरी में हो तो आपकी सेक्स लाइफ भी स्ट्रेटन आउट हो जाएगी। तो मोटे मोटे हमने 3 काम किए। एक तो हमने मास्टर की अपनी रिजेंटमेंट, दूसरा हमने जो फियर्स है ना, इनको आउटग्रो करना है। वो फियर को हम आउटग्रो करते हैं बाय हैविंग विश्वास। हमें भगवान में जो जो हमारा फेथ बढ़ता रहेगा, हमारा फियर कम होता रहेगा। जो हमारा फेथ कम होगा, हमारा फियर हमारे को ज़्यादा लगेगा। तो मैं जब से रिकवरी में आया हूँ मेरे फियर काफ़ी कम हो गए। और कई फियर हैं जो आते हैं कभी, फिर उसमें हमारे पास फियर की प्रेयर है। हम अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं, हम दूसरे मेंबर से बात कर सकते हैं, तो हमारे फियर जो है ना मैनेजेबल रहते हैं। तो सेक्स लाइफ तो मेरी स्ट्रेटन आउट हो गई है, मे बी बिकॉज ऑफ माई एज, मे बी बिकॉज ऑफ दी ए प्रोग्राम। लेकिन एज के साथ तो कुछ नहीं होता यार। एज के साथ तो चाहे आदमी 90 साल का हो जाए, वो उसके मन में तो वही रहता है जो वो करना चाहता है। लेकिन मेरा तो सेक्स लाइफ भी स्ट्रेटन आउट हो गई है। मेरा आज की तारीख में किसी के साथ रिजेंटमेंट भी नहीं है। इससे हुआ क्या, इससे मेरे को अच्छी नींद आती है, मैं खाना ठीक से खा रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, और मेरी जिंदगी के अंदर बेईमानियाँ नहीं रह गई। मैं कोई भी पैसा अपने पास जो मेरी कमाई का नहीं है मैं नहीं लाना चाहता। और मेरे घर में कोई आता है, चाहे मैं उसको अपने हाथ से बना के चाय पिलाऊं, मैं उसको पिलाऊंगा जरूर। मेरे घर में कोई भी, अब तो खैर बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, नहीं तो मैं मेरे घर में
आया भी वही अभी भी आया वही खाना खा गए, या नौकर वही खाना खाते हैं जो मैं खाता हूँ, उसी बर्तन में खाते हैं, उसी प्लेट में खाते हैं, उसी कप में चाय पीते हैं जिसमें मैं पीता हूँ। तो लाइफ के अंदर बड़ी चेंजेस आ गई हैं यार, और इन चेंजेस के लिए एक स्टेप ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर जब मेरा ये 5th स्टेप हो गया तो फिर उसके बाद मुझे अपने करेक्टर डिफेक्ट सामने आए। मेरे तो 3 करेक्टर डिफेक्ट निकले थे, एक डिसऑनेस्टी का, एक सेल्फिशनेस का, और एक फियर का, और एक मेरा जो करेक्टर डिफेक्ट है वो डिनाइल का था कि मैं जाऊंगा उत्तर को, बताऊंगा दक्षिण को। तो ये सारी चीजें धीरे 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 ठीक करनी है। ठीक करने के लिए क्या है कि मुझे अपने आप को तैयार करना है। वी वर एंटायरली रेडी टू लेट गॉड रिमूव दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। तो जब हमने अपने आप को एंटायरली रेडी किया, रोज प्रार्थना की, रोज घुटनों के बल गए और रोज अपने आप को तैयार किया, तो फिर 7th स्टेप में गॉड को मैं अपना सारा कुछ, अपनी लाइफ, अपना गुड एंड बैड सारा मैं भगवान के हवाले करता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट हिम कि भैया इसमें से जो चीज़ें मेरे को सोशली यूजफुल होने से और आपके काम आने से रोकती हैं उनको भगवान दूर करेगा। और कौन सा डिफेक्ट पहले दूर करेगा, कौन सा कब करेगा, टाइम फ्रेम भगवान मेरे को नहीं बताता, और ना ही वो ये बताता है कि कौन सा डिफेक्ट पहले जाएगा। बट इफ आई एम रेडी, मेरे काफ़ी सारे, और आई थिंक मोस्ट ऑफ माई डिफेक्ट्स हैव वैनिश्ड। आज मैं डिफेक्ट्स वाले काम करता ही नहीं है। और मैं आपको बताना भूल गया कि डर 3 तरह के होते हैं वैसे लाइफ में। लोगों पूछो तो लोगों को 1000 डर बता देंगे, पर डर 3 तरह के होते हैं। एक तो मेरे पास जो है, अगर ये ना रहा, और भैया सबसे बड़ी चीज जो मेरे पास है वो तो मेरी लाइफ है। अगर मैं मर गया तो मरना तो सबने है यार, ये तो इल्यूजनरी डर है। कोई जो बंदा इस धरती पे आया है उसने जाना तो है ही। तो आज मेरे को डर कम लगते हैं। अगर मेरे पास ये घर है, ये कार है, ये पैसे हैं बैंक में, अगर ये ना हुए, और भैया मैं ना क्यों ना होंगे, और नहीं भी होंगे तो बिना पैसे के भी बंदा रह सकता है। अब मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, तो रिटायरमेंट में भी गुजारे हो रहे हैं लोगों के। और अगर हम अच्छी जिंदगी जीते हैं ना, जब शराब पीते हुए हमें भगवान ने भूखे नहीं मारा तो अब क्यों मारेगा। मेरी लाइफ तो इम्प्रूव हुई है भैया। और पैसे की समस्या ये है कि जो जितने पैसे मेरे पास पहले थे ना, शराब पीते हुए मेरे पास बहुत पैसे थे, मैं कमाई भी मोटी कर रहा था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं आता था। इस्तेमाल सिर्फ घटिया कामों के लिए होते थे, जनानियों के ऊपर, ये शराब के ऊपर, बेईमानियों के ऊपर। और आज की तारीख में कोई भी आदमी जो शराब पीनी छोड़ देता है ना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन तो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। जितना पैसा शराब में जा रहा है और उसके साथ एडेड एक्सपेंडिचर बड़े होते हैं। बोतल तो चाहे आई 200 रुपए की, उसके साथ और बड़े खर्चे होते हैं। बीमारियां लगती हैं, उनकी दवाइयां आती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, चोरियां हो जाती हैं, पर्स गुम हो जाते हैं, मोबाइल गिर के टूट जाते हैं। ये सारे खर्चे हमारे बचने शुरू हो जाते हैं। तो जेब में पैसे तो रहते ही रहते हैं। आज की तारीख में मेरी इनकम पहले से शायद कम हो, लेकिन पैसा मेरे पास कम है ये मैं नहीं कहूँगा, पैसा तो पहले से ज़्यादा ही है। और फिर 4th स्टेप में एक चीज़ और हम करते हैं कि वी मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल पीपल वी हैव हार्म्ड, और उसको फिर हम 7वें स्टेप के बाद 8वें स्टेप में उस लिस्ट को वापस निकालते हैं, उसको अपडेट करते हैं कि भाई मैंने ज़िंदगी में किस किस का क्या क्या नुकसान किया हुआ है। और 3 तरह के नुकसान होते हैं भाई साहब। एक तो होता है फिजिकल हर्ट, हमने किसी को थप्पड़ मारा हो, डंडा मारा हो, किसी का सिर फोड़ा हो। और ये शराब भी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ों में घर वालों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, ये हो जाता है घर में। मेरे साथ नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये हो सकता है और होता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल हार्म, कि हमने किसी से पैसे लिए, उसके वापस नहीं दिए, हमने अपना जो अंडरटेकिंग था वो तोड़ दिया, और हमने किसी की कोई चीज़ का नुकसान कर दिया, हमने गाड़ी किसी के अंदर ठोक दी,
उसका कोई नुकसान कर दिया, किसी का साइकिल तोड़ दिया, मोटरसाइकिल तोड़ दिया, फिर उसको हमने हरियाणा दिया नहीं, ये भी एक नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हम लोगों का करते हैं हर्ट, वो होती है इमोशनल हर्ट। हमने बीवी बच्चों का बड़ा नुकसान किया है। हम सोचते हैं, मैं सोचता था यार मैं तो शराब पी के सो जाता हूँ, मैं तो अपनी बीवी को तंग ही नहीं करता, मेरे को इसके पास तो पैसे बतेरे हैं। लेकिन वो सोती नहीं थी बेचारी, वो घर में बच्चे डरे डरे रहते थे, घर में बीवी को पता ही नहीं होता था कि अगला कांड कौन सा होगा, रात में उठेगा तो क्या करेगा। तो ये जो है ना, शी टोल्ड मी कि शी वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल लिविंग विद मी। और मेरी तो बीवी बच्चे मेरे को छोड़ चले भी गए थे, अभी भी मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती है। हाँ, एक बच्चा मेरे पास आ गया है और पहले से लाइफ कंफर्टेबल हो गई है। अब मैं और ए वाले ये भी कहते हैं कि भैया तुम किसी के लिए सोबर नहीं होगे, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। आज मेरे को ये बात समझ में आई कि अगर मेरी बीवी नहीं जाती मेरे को छोड़ के, तो हो सकता है मैं मर गया होता, हो सकता है हम दोनों ही मर गए होते लड़ लड़ के। तो आज की तारीख में मेरे को पता है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ or for something that we get sober. We don't sober up for our children, we don't sober up for our parents, for our wives, or for our husbands. We sober up because we want to live life. 12/12 में लिखा हुआ है, true ambition is not what it used to be like. It is, true ambition is today to live sober life and walk humbly under the grace of God. Socially हमको यूजफुल रहना है लोगों के लिए, और एक काम हम कर सकते हैं यूजफुल यार कि जब हम सोबर हैं तो हम किसी न्यू कमर को या जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है में, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि हम कैसे सोबर हुए। एक ही मीटिंग में आना और अपना शेयर करना भी एक हेल्प है। और अगर कोई बंदा किसी स्पॉन्सी के साथ काम कर रहा है न्यू कमर, तो मेरे पास तो काफ़ी सारे स्पॉन्सीज हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो जब वो सोबर होते हैं वो मेरे को बहुत बड़ा इनाम है एक तरह से। मैं अब किसी बंदे की लाइफ बदलते हुए देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जो किसी का मैंने फिजिकल नुकसान किया हुआ है उसकी मैं भरपाई करता हूँ, फाइनेंशियल किया हुआ उसकी मैं भरपाई करता हूँ। किसी को थप्पड़ मारा उसका तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन यहाँ जहाँ मैं थिंग्स को राइट कर सकता हूँ, कम से कम आई कैन गो एंड अपोलोजाइज। और मेरे बाद में जिंदगी में जो पुराने रिलेशनशिप्स है ना, ठीक होने शुरू हो गए और धीरे धीरे मेरी लाइफ के अंदर एक तरह से ठहराव आ गया। जब मेरा 9th स्टेप हो जाता है वो मेरे प्रोमिसेस जो है ना, 12 प्रोमिसेस हैं ये में, अगर आप पढ़ोगे तो टोटल नंबर 12 ही है प्रोमिसेस का भी। ये सारे प्रोमिसेस मटेरियलाइज होने लग जाते हैं। हमें लोगों से डर नहीं लगता, हमें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं होती। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी महसूस होगी लेकिन डर नहीं लगेगा। वी लूज द फियर ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। कम इनकम में भी आदमी खुश रह सकता है और ज़्यादा इनकम में भी आदमी रोता रह सकता है। रोना धोना बंद हो गया। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है, एक्चुअली सारे स्टेप इम्पॉर्टेंट है, 10th स्टेप में वी कंटिन्यू टू टेक इन्वेंटरी। अब कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यू का मतलब है कि सारा दिन सुबह से शाम जब मैं सवेरे उठता हूँ और जब मैं शाम को रात को सोने जाता हूँ, तो मैंने सारा दिन ये ध्यान रखना है कि मैं किसका नुकसान तो नहीं कर रहा, मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा, मैं किसको गली सड़ी तो नहीं सुना रहा। जैसे ही मेरे को पता लगे कि मैंने किसी के साथ अब शब्द यूज किया है या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो मैं इमीडिएटली उस चीज को प्रॉम्प्टली एडमिट करूँ और उसको राइट करता। और इससे मेरी लाइफ जो है ना ये बेहतर होती है। और इस स्टेप का कई लोग कहते हैं ये रात को कर लो स्टेप 10 या दिन में एक बार करो, नहीं, कंटिन्यूस का मतलब है लगातार सारा दिन मैंने ध्यान रखना है। जैसे ही मैं कोई गलत काम करूं
तो मेरे मुंह से गलत शब्द किसी के लिए निकल जाए तो मैंने उसको ठीक करना है। और लोग कहते हैं मेरे अंदर ये डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, 10 डिफेक्ट है, 20 डिफेक्ट है, 30 डिफेक्ट है। मेरे अंदर तो भाई साहब 2 ही डिफेक्ट है। वो क्या है? वट एवर आई से एंड वट एवर आई डू। जो मैं मुंह से बात करता हूँ, अगर वो मैं ठीक बात करूँ, गलत बात ना करूँ, तो मेरे रिश्ते खराब नहीं होंगे। और जो मैं करता हूँ काम, अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ, मैं घर बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ या कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या किसी को दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, अगर मेरे को नहीं पता किसी काम का, मैं बाजार से जाके सोना खरीद के ले आऊँ, वो नकली निकले, मैं घर खरीद लूँ जो पहले किसी को बेच चुका है, मैंने पेमेंट कर दूँ, तो उसके लिए हम कहते हैं कि भैया कुछ करने से पहले भैया किसी की सलाह ले लो। अगर मेरा कोई लीगल काम है तो वकील की सलाह ले लो। अगर मेरा प्रॉपर्टी का काम है तो प्रॉपर्टी का कंसल्टेंट होता है। अगर मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लो, अपने आप दवाई मत खाओ। तो ये सब करने से मेरी लाइफ जो है ना चेंज होती है। मैंने जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया हुआ था, मैंने अमेंड किए हैं और उनके साथ मेरे रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे हुए हैं। एक्चुअली जब मैं रिकवरी में आया तो मेरी वाइफ मेरे को कहती थी, एक बार कहती है कि जैसे आप वो ये 2-3 साल के बाद ही उसने मेरे को बोल दिया, जैसे आप आज हो, अगर इसका आधा हिस्सा भी 50% भी उस वक्त होते तो मैं आपको छोड़ के जाती ना। तो इतना फर्क पड़ जाता है। अमेंड जो है ना करने का तरीका है। और अब मैं एक ही मीटिंग में तो नहीं बता, स्पीकर मीटिंग में तो नहीं बता पाऊंगा। अगर कोई मेरे को पूछेगा तो मैं उसका अमेंड्स का तरीका भी बता दूंगा कैसे करने हैं। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमने इधर उधर नहीं घूमना है। जो जिसका नुकसान किया उसको जाके कहना है, उसको जाके बताना है कि ये मैंने इसलिए मेरे से हुआ ये सब कुछ, मैं शराबी हूँ और शराबी कम में मैंने सब कुछ किया हुआ है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। किसी के पैसे अगर देने हैं तो अगर मैं सारे इकट्ठे नहीं दे सकता तो इंस्टॉलमेंट बन जाती है। लोग बहुत अच्छे हैं। एक कर्नल साहब थे, मेरे से बड़े थे उम्र में और मेरे से सीनियर भी थे नौकरी में भी। उनको मैंने एक दिन क्लब में बोल दिया कि आई स्किन यू, कि मैं अपनी चमड़ी उतार दूंगा शराब। ये मैंने ब्रिज खेलते हुए उनको बोला। और मैंने उसको बोला कि मैं आपकी चमड़ी खींच दूंगा। उस वक्त तो बात खत्म हो गई। उसके बाद मैं जब सोबर हुआ तो मैं उसके साथ अमेंड करना चाहता हूँ, मेरे को बंदा नजर ना आए। कई साल तो मेरे को मिला ही नहीं। तो फिर एक दफ़ा मेरे को मिल गया क्लब में बैठा हुआ। वो मैं 76 ईयर्स का हूँ, वो 85 ईयर्स का होगा। मैंने उसको देखा, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए साथ आया हुआ था। मैंने उसको बोला कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पहले तो डर गया यार कि पहले भी इसने मिसबिहेव किया था, आज पता नहीं क्या करेगा। फिर उसने देखा यार तो इसकी शक्ल ही बदली हुई है, इसकी बात करने का ढंग ही बदला हुआ है। तो वो मेरे पास आया, कहता क्या बात है। मैंने कहा सर एक दिन मैंने आपसे ये वाली लैंग्वेज यूज़ की थी। वो इतना खुश हो गया, कहता तेरे को याद है, मैं तो भूल गया। और उसने मेरे को बोला कि कम ऑन टैंगो, वी विल हैव अ ड्रिंक टुगेदर। मैंने कहा सर ज़्यादा से आपको तो ड्रिंक का ही था, अब तो मैं ड्रिंक करता ही नहीं। वो इतना खुश हुआ, उसने मेरे को जफ्फी डाली, उसने मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक भी पिलाई। और अब कभी भी क्लब में दिख जाता है तो मेरे से वो ज़रूर हेलो करता है। तो ये है अमेंड के अंदर पावर। और अपने 10th स्टेप को करने से हमारे से नई गलतियां होती नहीं है, होती हैं तो साथ के साथ हमको उनको ठीक करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप टाइम सर अपने बटन गिरने वाला है जो उसको ठीक कर लो तो आपका बटन नहीं गिरेगा। उससे पहला नहीं गिरेगा तो दूसरा भी नहीं गिरेगा, दूसरा नहीं गिरेगा तो तीसरा भी नहीं गिरेगा। और आपको शर्ट जो है फेंकना नहीं पड़ेगा। एक राजे ने अपना पूरा राज घुमा दिया था क्योंकि उसके घोड़े की नाल में से एक कील गिर गया। तो उसका जो सेनापति था उसने बोला जी ये कील गिर गया, आप रुको तो हम आपका नाल ठीक करवा देते हैं। राजा रुका नहीं, आगे गए तो दूसरा कील गिर गया, तीसरा गिर गया और फाइनली घोड़े की नाल गिर गई और घोड़ा जख्मी हो गया। जब घोड़ा जख्मी हो गया तो राजा जो है भाग नहीं सकता था, तेज लड़ाई कर नहीं सकता, तो उसको बंदी बना लिया दूसरे राजा ने। तो उसने अपना राज ही पूरा खो दिया।
तो मतलब 10th स्टेप का ये है कि जो चीज जैसे ही आपको गलत नजर आती है आप उसी वक्त उसको ठीक करो। और फिर हम आते हैं 11th स्टेप पे। इसमें प्रेयर और मेडिटेशन की बात होती है। इसमें एक बड़ी जबरदस्त प्रेयर है 11th स्टेप की 12 के अंदर, और उसमें ये कहता है हैविंग इम्प्रूव आवर कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड by doing prayer and meditation. As a result of prayer and meditation, we improved our conscious contact with God. तो कहीं ना कहीं 9th स्टेप के साथ साथ जब प्रोमिसेस, जब हम मूवमेंट करने शुरू करते हैं, हमारे प्रोमिसेस आते हैं, तो हमारा भगवान के साथ कॉन्शियस कॉन्टैक्ट भी हो जाता है। जब हम प्रेयर करते हैं हमारे को फीलिंग होती है कि वी आर एक्सपीरियंसिंग गॉड, और उसकी इम्प्रूवमेंट होती है। एंड सबसे पहली बात जो मैंने कहनी थी, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी इतने मतलब वो नहीं है कि सारा कुछ ABC वाइज कर पाए, कि हमारी बीमारी है अल्कोहलिज्म, और इसका इलाज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अभी 12th स्टेप पे जब हम आ जाते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, अगर हम 11 स्टेप करेंगे ठीक से तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो हमारी लाइफ बेटर होएगी। देन वी कैन प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। व्हिच आर ऑल माय अफेयर्स? माय पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में एक ही लाइफ ही आ जाती है। और जब हम ये करते हैं उसके बाद भी carried the message to the suffering alcoholic। मैं तो काफ़ी लोगों को मैसेज देता हूँ, बात भी करता हूँ न्यू कमर्स के साथ, और जो लोग रिकवरी में भी हैं 8-8, 9-9 साल 10-10 साल से ऊपर भी, वो भी मेरे से रोज़ बात करते हैं। मैं अपने स्पॉन्सर से भी रोज़ बात करता हूँ। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं एक जो बंदा शराब पी रहा है या जो बंदा एक दिन सोबर है, उससे भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और धीरे धीरे मेरी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। मैं पहले लोग कहते थे, एक गाना था कि शेर है शायद, कौन कहता है कि उम्रें रफ्तार लौटती नहीं। मैं कहता था कौन कहता है कि उम्रें रफ्तार लौटती नहीं। हाँ मेरे यार, मेरे साथ बैठ, तो घूंट पी और देख कि उम्रें रफ्तार कैसे लौटती है। मैं उसको कहता था कि कौन कहता है खुदा में तंजिश नहीं। हाँ मेरे संग बैठ, दो घूंट पी, और अगर तेरे खुदा में तंजिश है तो उसको बोल इस मस्जिद को हिला दे, नहीं तो मेरे साथ बैठ के शराब पी और मस्जिद को अपनी आंखों से हिलते हुए देख। आज मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि उम्रें रफ्तार लौटती नहीं, कि जवानी जो है जाके लौटी नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि जवानी जाके नहीं लौटती, लेकिन मैं 55 साल 54 साल में सोबर हुआ हूँ, 53 साल में। आज मैं 76 ईयर का हूँ। जो काम मैं 50 साल की उम्र में नहीं कर सकता था, वो आज मैं कर पा रहा हूँ। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग कर पा रहा हूँ। मैं सारे अपने ट्रांसफर मनी के पेमेंट्स, बिल, सब कुछ कंप्यूटर पे, टेलीफोन पे करता हूँ, और भगवान का मेरे पे बड़ा शुक्र है। मैं कार चला सकता हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, मैं 2-3 महीने बाहर भी चला जाता हूँ, साल 2 साल के बाद मेरा बच्चा बाहर है, तो मैं ट्रैवल भी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी तरह की। और जहाँ मैं जाता हूँ लोग मेरे को बड़ा अच्छा बिहेवियर मेरा रहता है उनके साथ, तो लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं। अब आज की शेयरिंग में वो लड़का धीरज शायद बता रहा था कि एक शराब पीने के लिए मैंने कितना कुछ गुम किया। ये दुनिया की सबसे महंगी क्लब है भैया। यहाँ कई लोग तो अपना घर बेच के आए हैं, मैं यहाँ तो अपनी फैमिली मेरी चली गई थी मेरे को छोड़ के, और मेरी सबसे बड़ी चीज जो मैंने गुम की ना शराब पी के, वो था मेरा आत्म सम्मान। और ये धीरे 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 आत्म सम्मान भी वापस आ गया। लोग भी मेरी इज्जत करते हैं, और मेरे पास मेरे को ए से तो प्यार बहुत ज्यादा मिला है। जितना मेरे को ए वाले प्यार करते हैं, दिखाते नहीं है, जितना मेरे लिए करते हैं मेरे को प्यार,
मैं तो इतना कभी कर नहीं पाऊंगा, मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं भी उसका कुछ हिस्सा एड को वापस करूँ। मेरी बात करने का ढंग जो है, आप में से कुछ लोगों ने मेरे साथ बात पहले करी हुई होगी टेलीफोन पे या वैसे, लोगों को लगता है कि मैं अभी भी ना बड़ा कड़क बोलता हूँ, मेरी आवाज़ में बड़ी कड़कनेस है। आई डोंट नो ये कभी जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन जो बंदा मेरे से बात करने शुरू कर देता है थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइजेशन होती है। अब ये जो सुनील है, इसको पहले दिन लगा होगा यार ये किस आदमी को हमने बुला लिया, और धीरे धीरे उसको पता लगा यार ये बंदा तो ठीक है, इसकी आवाज़ ही ऐसी है। और ये मैं कुणाल के साथ भी जब बात की तो ये भी कहता है कि नहीं सर आपकी आवाज़ ही है बड़ा कड़क, वैसे तो आप ठीक ठाक हो बिल्कुल। वो एक जो पिक्चर है ना बॉर्डर, उसके अंदर मेजर होता है, वो मेजर साहब जो होते हैं, मेरे को उसका नाम भूल गया, मैं उसको मिला भी हूँ, तो उसके अंदर डायलॉग है पिक्चर के अंदर कि जी मेजर साहब जितने ऊपर से कड़क है ना नारियल की तरह, उतने ही अंदर से नरम है। मेरा भी वही हाल है, मैं फौजी आदमी हूँ, ऊपर से हम कड़क लगते हैं, मन के अंदर बड़ा प्रेम और सद्भाव है आप लोगों के लिए। और अभी मेरा टाइम हो गया है, शायद 45 तक आपने बोला था, मेरे ख्याल 44 हो गए हैं। तो मैं अपनी स्पीकर मीटिंग को क्लोज करूंगा और आपको मैं धन्यवाद दूंगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को बुलाया, और मैं बड़ा आपका थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे को सुना। और मैं चाहूँगा अगर कोई भी आप में से मेरे से रिकवरी के बारे में कोई सवाल पूछना चाहता है तो अपनी पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।